आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो मुझे लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आने की, मैं उसी को करवाऊँगा, ठीक है। तो ये आपके रिवीजन, प्रैक्टिस और साथ में मैं बता दूँ, अगर आज का प्रश्न है एक्लेम्सिया, ठीक है, इसके कारण, इसके लक्षण, इसके स्टेज, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर, ठीक है। तो एक्लेम्सिया के बारे में हम लोग टोटल देखेंगे। चलिए देखते हैं एक्लेम्सिया क्या होता है। मैं बता दूं, एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी में होने वाला एक समस्या है जो प्री एक्लेम्सिया के बढ़ी हुई स्थिति होती है, ठीक है। एक्लेम्सिया, यह रोग प्री एक्लेम्सिया की बढ़ी हुई गंभीर अवस्था होती है। अगर किसी महिला प्रेग्नेंट है और उसे अगर प्री एक्लेम्सिया है, तो प्री एक्लेम्सिया में अगर सिचुएशन और गंभीर हो जाती है, उसमें दौरा आने लगता है, तो वह एक्लेम्सिया बन जाता है, समझ गए। इसमें प्री एक्लेम्सिया के लक्षणों के साथ में कन्वल्जन यानी दौरे और कोमा की स्थिति भी सम्मिलित हो जाती है, इसलिए इसे टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो अगर कोई महिला प्री एक्लेम्सिया के लक्षण से ग्रसित है, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया क्या होता है मैंने आपको वो भी पढ़ाया है। प्री एक्लेम्सिया के लक्षण के साथ में अगर महिला में दौरा आने लगे, वह कोमा अचेतन की अवस्था में जाने लगे, तो वो कंडीशन एक्लेम्सिया का बन जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसे टॉक्सेमिया ऑफ, ठीक है, टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो ये एक्लेम्सिया के बारे में हुआ। इसके क्या कारण होते हैं? अब ऐसा नहीं है एक्लेम्सिया के कोई मेन कारण है, इसके कारण अज्ञात है, ये पता नहीं है, ज्ञात नहीं है कि इस कारण से एक्लेम्सिया होते हैं, ठीक है। बट फिर भी प्री एक्लेम्सिया के गंभीर लक्षणों के साथ में दौरे आना, मूर्छा यानी कोमा आती है, तो यह अवस्था एक्लेम्सिया बन जाती है। कारण इसका पता नहीं है, लेकिन प्री एक्लेम्सिया के जो गंभीर लक्षण हैं उसके साथ में अगर उसमें दौरा आने लगे, कोमा आने लगे, तो उस सिचुएशन को हम लोग एक्लेम्सिया में कहते हैं और एक्लेम्सिया बन जाता है। इसके कारण एक्लेम्सिया का कोई निश्चित नहीं है, ये बातें ध्यान में रख लीजिए। लक्षण की बात की जाएगी एक्लेम्सिया के लिए, तो सेरिब्रल ओडिमा के कारण बेहोशी तथा दौरे पड़ने लगते हैं और ये दौरे एक्लेम्सिया के मुख्य लक्षण होते हैं। कोई अगर आपसे पूछेगा कि एक्लेम्सिया के सबसे मेन लक्षण बताइए, तो कन्वल्जन होता है, मीन्स दौरा पड़ना, ठीक है। तो सबसे मेन लक्षण दौरा ही होता है। तो लक्षण में चूँकि सेरिब्रल ओडिमा होता है, सूजन होता है, जिसके कारण बेहोशी आता है और दौरे पड़ने लगते हैं, ये दौरे एक्लेम्सिया के मुख्य लक्षण होते हैं। साथ में चूँकि इसमें प्री एक्लेम्सिया का भी लक्षण है, तो प्री एक्लेम्सिया का जब लक्षण है तो प्री एक्लेम्सिया का भी लक्षण एक्लेम्सिया में होगा ही होगा, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया के लक्षण और प्लस में दौरा प्लस कोमा, ये एक्लेम्सिया बन जाता है, तो कहीं ना कहीं प्री एक्लेम्सिया होगा ही होगा। तो प्री एक्लेम्सिया के लक्षण में रक्तचाप बढ़ा होना, तो वो एक्लेम्सिया में भी आ जाएगा। रोगी के मूत्र कम आ जाता है, ओलिगुरिया या एनोरिया होने लगता है, ठीक है। बॉडी में सूजन होने लगता है, जी मचलना, उल्टी होना, उदर के ऊपरी भाग में दर्द व एंठन होना, मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाना, क्योंकि सेरिब्रल ओडिमा होता है और उसमें जो है ऑक्सीजन, ब्लड की सर्कुलेशन ब्रेन में कम जाती है, जिससे कोमा की सिचुएशन, दौरे पड़ना, झटके लगना, ये सब होने लगता है, ठीक है। उसके बाद है महिला को ललाटीय सिर दर्द, मतलब सामने के जो फ्रंटल हेडेक है वो होने लगता है, तो महिला के ललाट पर सिर दर्द की सिचुएशन आती है। तो लक्षण में ये सारे होते हैं। देखिए लक्षण में प्री एक्लेम्सिया के जितने भी लक्षण हैं, जैसे यूरिन में प्रोटीन आना, ठीक है, यूरिन का कम आउटपुट होना, समझ गए, महिला के रक्तचाप बढ़ा होना, शरीर में सूजन होना, उल्टी होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, मस्तिष्क में रक्त का संचार कम होना, ठीक है, साथ में फ्रंटल हेडेक होना, और बाकी जो दौरा है वो होगा ही होगा, कोमा की स्थिति होगा ही होगा। तो ये सारे के सारे लक्षण बनते हैं, ओके। रही बात इसके स्टेजेज में, अवस्था में, तो अवस्था में देख लीजिए एक्लेम्सिया के दौरे की 4 अवस्था होते हैं। अब चूंकि जो झटका होता है, जो दौरा लगता है, यह कलभंजल आपके अलग अलग स्टेजेज में होता है, ठीक है, अवस्था में, चूँकि हमसे अवस्था भी पूछा गया है। और सबसे जो एक्लेम्सिया के मुख्य लक्षण है वो दौरा पड़ना ही होता है। तो दौरे के 4 जो स्टेजेज है, एक प्रीमोनेटरी स्टेज होता है। प्रीमोनेटरी स्टेज के मतलब है कि यह अवस्था आधी मिनट तक रहती है, मतलब यह दौरा प्रीमोनेटरी स्टेज जो है यह आधे मिनट तक रहती है, मीन्स 30 सेकेंड तक, ठीक है, 30 सेकेंड तक, ओके। स्त्री की आंखें ऊपर को अथवा साइड में घूम जाती है, हाथ पैर चेहरा तथा जीभ की पेशियां अनियंत्रित होकर फड़कने लगती है। अब इसमें जो प्री मॉनिटरिंग फेज होता है यह आधे मिनट के लिए होता है। इसमें आंखें जो है साइड में या ऊपर की तरफ घूम जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं आंखें तरेज देना, ठीक है ना। हाथ पैर चेहरा जीभ की पेशियां अनियंत्रित होकर फड़कने लगता है, ट्विचिंग होने लगती है उसमें, समझ गए। तो ये होता है प्री मॉनिटरिंग फेज। दूसरा फेज जो होता है वह टॉनिक स्टेज का होता है, ठीक है, टॉनिक स्टेज। यह एंठन की अवस्था 12 मिनट तक रहती है, समझ गए, 12 मिनट तक। हाथों की मुट्ठी भींचने लगती है, डायफ्राम में भी एंठन होने लगता है, श्वसन क्रिया अवरुद्ध होती है, चेहरे की पेशियाँ फरकती है, जीभ बाहर निकलती है। अक्सर आप लोग देखते होइएगा जिससे मिर्गी आती है, जिससे झटका आता है, तो वह आंखें तैरने लगता है, जीभ बाहर निकल देगा, हाथ पैर टाइट कर देता है, तो ही कहता है मसल्स वगैरह वही सब जो है क्या होता है, ये हो जाता है, ठीक है।
तो दूसरा टॉनिक स्टेज होता है। तीसरा स्टेज होता है कलभंजल स्टेज होता है। इसकी अवधि 5 मिनट तक रहती है। मुख्य रूप से झाग व लार निकलने लगती है। दांतों से जीभ कट सकती है। शरीर की समस्त मांसपेशियों में संकुचन व शिथिलन होती है। सांस लेने पर घर घर जैसी आवाज़ आती है। अब ये जो कलभंसिव स्टेज होता है, यह कलभंसिव स्टेज में महिला और ज़्यादा दिक्कत में हो जाती है। यहाँ पे मुंह से लार झाग निकल जाता है। अक्सर आप लोग देखते होइएगा कि जो दौरा पड़ता है बेहोशी स्थिति में, जो होता यह है कि मुंह से लार झाग निकल जाते हैं, दांत पर दांत बैठ जाते हैं जिससे जीभ कट सकती है, समस्त शरीर में अकरन शिथिलन हो जाता है और सांस लेने पर घर घर जैसी आवाज़ आती है। नेक्स्ट है चौथा जो स्टेज है, इस अवस्था की अवधि निश्चित नहीं रहती है। रोगी बेहोश हो जाता है। जब स्त्री होश में आती है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है। तो यह बेसिकली कोमा का स्टेज होता है। पहला है प्री मॉनिटरिंग स्टेज, ठीक है। दूसरा आपका है, ठीक है, प्री मॉनिटरिंग स्टेज है। दूसरा आपका आता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दूसरा जो है टॉनिक स्टेज है। तीसरा है कन्वल्सिव स्टेज है। चौथा कोमा स्टेज है। अगर आप इसको डिटेल नहीं लिख पाते हैं तो सीधा यह चारों स्टेज के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, चौथा है अब प्री एक्लेम्सिया का आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे। प्रबंध काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रबंध जो है इसका करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रबंध नहीं लिखेंगे आधा नंबर सीधा कट जाएगा, समझ गए। प्रबंध में सबसे महत्वपूर्ण है रोगी को निरंतर निगरानी करनी चाहिए, उसे वाइटल साइन नोट करके लिए रखने चाहिए। अब चूंकि यह एक बेहोशी कोमा दौरा पड़ने का एक सिचुएशन है, एक्लेम्सिया, तो इसमें आपको कंटिन्यू रोगी को निगरानी करना पड़ेगा। वाइटल साइन को हमेशा नोट करना पड़ेगा, कब श्वसन चल रहा है, कब नहीं चल रहा है, कब हार्ट बीट है, कब बंद हो गया, ये सारे चीज़ चेक करते रहना पड़ेगा। जबड़ों के मध्य मुंह खोलने वाला माउथ गैग लगा देना चाहिए ताकि जीभ ना कटे। अब चूंकि आप लोग देखे हैं कलभंसी फेज में मुंह बंद हो जाते हैं, जिससे दांत पे दांत बैठने से जीभ कट सकते हैं, ठीक है। मरीज का इसका थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं रहता है, तो इसलिए जब दौरे पड़ने लगे और जैसे ही मुंह खुला हो तो क्या करना चाहिए, मुंह में माउथ गैग लगा देना चाहिए ताकि जो जीभ है दांत पे दांत पड़ने से वह कटे नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है मूर्छा या दौरे के समय में मुख से निकलने वाले झाग या लार को श्वास नली में जाने से रोकना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब भी आप मॉनिटरिंग करें ऐसे मरीज के जो एक्लेम्सिया के है, तो उसको पूर्ण ध्यान रखें, हर एक चीज़ों पर बारीकी से निगरानी करें, ठीक है। और उससे ये चीज़ को ध्यान रखें कि मूर्छा या दौरा पड़े और मुंह से जब लार झाग निकले तो वह लार और झाग को वापस से अंदर नहीं जाने दें, वरना वह श्वसन नली को जाम कर देगा और श्वास अवरुद्ध हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो है मरीज को हमेशा साइड से लिटाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके मुख को साफ करते रहना चाहिए ताकि जो भी झाग है वो बाहर निकल जाए, अगर साइड करके रखेंगे तो, ठीक है ना, साइड लेटाकर। चौथा है गर्भानी के गर्भ में स्थित शिशु की एफएसएच को सुनकर नोट करनी चाहिए। अब चूंकि महिला प्रेगनेंस में है, उसे दौरे आ रहा है, एक्लेम्सिया का सिचुएशन है, तो महिला के साथ साथ उसके जो गर्भ में जो बच्चे हैं, फीटस है, भ्रूण है, उसको भी जो है आपको मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा ताकि उसके कारण उसके बच्चे को नुकसान ना हो। तो इसके लिए जो फीटल हार्ट साउंड होता है उसको सुनकर नोट करना चाहिए, ठीक है। रोगी के जो यूटेराइन पाल्पेशन है, जो गर्भाशय का स्पंदन है, उसको नोट करना चाहिए कि यूट्रस गर्भाशय का स्पंदन कितना ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। रोगी को कमरा हवादार, स्वच्छ तथा शांत होनी चाहिए। रोगी को सीडेटिव आईवी डेक्सट्रोज के साथ देना चाहिए ताकि मरीज शांत रहे, ठीक है। मरीज को जो है ज़्यादा बिचलाहट जो है, ज़्यादा जो है दिक्कत की सामना ना करना पड़े। देखिए, मैं जो ये प्रबंध बता रहा हूँ, एक से मैं सीरियल लिखा हूँ तो मुझे भी सीरियल, सब कोई सीरियल लिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो सीरियल लिखा हूँ वही सीरियल आप भी लिखें, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, बस ध्यान में रखना है कि आप एक्लेम्सिया के मरीज को क्या क्या सहायता, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन बाय लिखा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला है कोमा की स्थिति, बेहोशी के हालात में क्या करेंगे, समझ गए। तुरंत मॉनिटरिंग क्या करेंगे, समझ गए। दवाई से रिलेटेड प्रबंध, समझ गए। तो आप अलग अलग इससे पॉइंट बनाकर भी हर एक में 2-2 4-4 लाइन लिख सकते हैं, तो वो तरीका भी बेस्ट है। और ऐसे डायरेक्ट आप अलग अलग लिखते हैं, ये भी ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं सब पढ़ा रहा हूँ, आप किस पॉइंट को कैसे लिखेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। बस याद होनी चाहिए मैटर। उसके बाद है सक्शन के द्वारा मुख या वायु मार्ग की सफाई करनी चाहिए। हो सकता है मरीज बेहोश है, उसे कुछ पता नहीं है, उसके मुंह श्वसन मार्ग में कोई चीज़ जाम हो, लार वगैरह, सिक्रेशन वगैरह से, तो उसे सक्शन जो होता है मशीन, उससे उसके वायु मार्ग को, मुंह को साफ करना चाहिए। महिला को ऑक्सीजन की आपूर्ति में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। मरीज बेहोश है, मरीज को कुछ आता पता नहीं है, कोमा में है, तो अगर ज़रूरी पड़े तो उसे वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। अभी हो गया प्रबंध में जो भी कुछ करना है आप उसे कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट, एक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट में क्या क्या संभव है देख लीजिए। दौरे की स्थिति में सर्वप्रथम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का प्रयोग करना चाहिए, यह ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। सबसे पहले दौरा की स्थिति में
जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक्लेम्पसिया में, वह दौरा के लिए मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यह दौरा को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा चिकित्सक निर्देशानुसार अन्य दवाई दी जाती है। इसके अलावा जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं दवाई, वो भी दवाई दे सकते हैं, समझ गए। जैसे डाइजापाम एक्सीडेटिव दवा है, देख लीजिए, क्लोरप्रोमाजाइन होता है, प्रोमेथाजाइन इंजेक्शन होता है, गार्डिनल होता है, पिथेडाइन होता है। तो ये सब ड्रग ऑफ अलग अलग है, डॉक्टर के हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन MGSO ड्रग ऑफ चॉइस है दौरा के लिए। आगे है उच्च रक्तचाप की स्थिति में, चूँकि इसमें हाइपरटेंशन भी रहता है, तो उस स्थिति में उच्च रक्तरोधक दवाई व मूत्रल दवाइयाँ चिकित्सक के निर्देशानुसार दी जाती हैं। जैसे लैसिक्स हो गया, निफेडिपिन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, हाइड्रालिजाइन हो गया आदि। यह सब आपके उच्च रक्तचाप में भी काम करता है और शरीर में सूजन होता है तो उसके लिए डाययूरेटिक भी दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर से मूत्रल वर्धक यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो, शरीर से पानी की मात्रा निकले, शरीर में सूजन कम हो। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है उच्च रक्तचाप को नियंत्रित हो जाने पर उसे उपयुक्त दवा को मुख द्वारा देते रहना चाहिए। अगर BP कंट्रोल है तो आप उसे BP वाले मरीज को हमेशा दवाई लेना पड़ता है, कंट्रोल होने पर भी, तो वो दवाई हमेशा देते रहना चाहिए। उसके बाद आता है हृदय रोग को उचित मात्रा, देखिए हृदय रोगी को उचित मात्रा में डिजॉक्सिन का इंजेक्शन IV मार्ग द्वारा देना चाहिए, समझ गए। जो हृदय रोगी हो उसको उचित मात्रा में जो डिजॉक्सिन हार्ट के लिए होता है, हार्ट के फंक्शन को बेहतर करता है, उसके लिए IV मार्ग द्वारा देनी चाहिए। ठीक है, अगर हार्ट के मरीज हो तो एस्फेक्सिया को रोकना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता अनुसार रोगी को ऑक्सीजन दी जाती है, मतलब श्वसन कष्ट को रोकना चाहिए। ठीक है, और ज़रूरत हो तो रोगी को ऑक्सीजन भी दी जानी चाहिए। आगे है शोफ को यानी सूजन को कम करने के लिए डाययूरेटिक्स देंगे, जो कि ऊपर बता दिए हैं, जैसे लैसिक्स आदि दी जानी चाहिए। तथा मूत्र त्याग के लिए अगर यूरिन आउटपुट कम हो नहीं हो तो उसके लिए कैथेटर का प्रयोग करनी चाहिए। ये सब उपचार में उपयोगी होता है। ठीक है, बाकी नर्सिंग देखभाल में आप जैसे लिखेंगे अच्छा है, प्रबंध तो बता ही दिए, उसके बाद उपचार भी बता दिए, जिसमें दवाई वगैरह और कुछ उपाय वगैरह है। नर्सिंग देखभाल में प्रसव के बाद शिशु को इंटेंसिव केयर प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, महिला को वाइटल साइन को निरंतर जांचना चाहिए, महिला की घबराहट को शांत करनी चाहिए, स्त्री को बिस्तर को साफ स्वच्छ बनाना चाहिए, स्त्री को पोषण स्तर बनाए रखना चाहिए। जो एज ए नर्सिंग देखभाल होता है कि क्या क्या आप ध्यान रखेंगे, पोषण स्तर का ध्यान रखेंगे, मनोवैज्ञानिक सहायता करेंगे, इन सब में करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, इन सब में पॉइंट बना के आप लिखिएगा एज ए नर्सिंग केयर। ठीक है, नर्सिंग केयर लिखने का वही बेस्ट तरीका है कि पोषण स्तर को पोषण का देखभाल, पहला इसके अंदर पोषण के लिए क्या क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है मनोवैज्ञानिक देखभाल, मनोवैज्ञानिक तरीके से सहायता क्या क्या करेंगे, ये वाला हो गया। तीसरा होगा दर्द को कम करना, दर्द को कम करने के लिए क्या क्या करेंगे लिखेंगे। ऑक्सीजन का उपयुक्त देखभाल करना, ऑक्सीजन कम हो तो क्या क्या करेंगे। तो आप पॉइंट बना बना के उसके अंदर एज ए नर्स की भूमिका लिख सकते हैं। तो नर्स की भूमिका ज़िंदगी भर आप पढ़ते रहिएगा, 3rd ईयर में आ गए और खुद से भी लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में फिजियोलॉजिकल चेंज करा ही दिया है कि गर्भावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होता है, ये करा ही दिए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है, कौन कौन से जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है, इसके लिस्ट बनाएं, लिखें। ठीक है, किसी एक के बारे में चर्चा करें। देखिए, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, वैसा गर्भ के अवस्था जो हाई रिस्क में हो, जो उच्च जोखिम वाला हो, जिसकी रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, जिसमें खतरा की संभावना ज़्यादा हो, जो हाई रिस्क में हो, वही हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में कौन कौन सी गर्भावस्था विभिन्न उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों की सूची बनाएं, मतलब अलग अलग जोखिम वाले किन किन सिचुएशन में जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का बनता है खतरा, वो चीज़ें को लिखना है। ठीक है, ये आपसे ये पूछ सकता है कि आप कैसे निश्चित करेंगे कि कोई महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आती है। तो जब आप सिचुएशन को जाने हैं कि कौन कौन सा सिचुएशन में हाई रिस्क होता है, तो सिचुएशन को, उस अवस्था को आपको लिखना है कि कौन कौन सी अवस्था है जिसमें हाई रिस्क का कंडीशन बनता है। चलिए बताते हैं, यहाँ पे है, देख लीजिए। कहता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, देखिए, गर्भावस्था में ऐसी जटिलताएं विद्यमान होना, मौजूद होना, जिनसे गर्भवती स्त्री या गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो अथवा दोनों के जीवन के लिए प्राणघात हो, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था कहलाती है। ऐसा प्रेगनेंसी, ऐसा गर्भावस्था जिसमें कुछ ऐसे जटिलता मौजूद हो जो या तो गर्भवती स्त्री के लिए या उसके अंदर के गर्भस्थ शिशु के लिए नकारात्मक हो, प्राणघात हो, जो उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो उससे, या दोनों के लिए यह संभव है, तो इस प्रकार के गर्भावस्था हम उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था कहते हैं। किसी भी चीज़ को या तो मेरे नोट्स को या अपने बुक से कभी भी लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश कीजिएगा, वहीं पे फंस जाइएगा। कभी भी मैटर को समझिए कि आंसर क्या कह रहा है, और आंसर को आप अपने तरीके से पेश कर सकते हैं। ठीक है, भले ही वो चीज़ें आप उसके अंदर से ही लिखें, लेकिन आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। किताब के नोट्स के
चीज़ों को रटना लाइन बाय लाइन बहुत टफ होता है, लिखना भी टफ है, वहीं पे फंस जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को समझ लिए, तो उसके मैटर आंसर को अपने लैंग्वेज में लिखें। सबसे महत्वपूर्ण होता है समझना कि आंसर क्या कह रहा है। मैंने आपको बता दिया हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ऐसा प्रेगनेंसी जो हाई रिस्क वाला हो। तो किन किन कंडीशन में प्रेगनेंसी हाई रिस्क की होती है उसका सूची बनाना है, तो सूची नीचे बताएंगे। बाकी अभी जानते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी गर्भावस्था की एक ऐसी जटिलता है जो जटिलता गर्भावस्था में विद्यमान होती है, और वह जटिलता या तो गर्भवती स्त्री के लिए या उसके पल रहे बच्चे के लिए प्राणघात होते हैं, जो खतरा होते हैं उसके जीवन के लिए, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उस पर, ठीक है, उसके जीवन पर। और यही जो है उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था कहलाते हैं। गर्भ की ऐसी अवस्था जिसमें ऐसी जटिलता विद्यमान हो जो या तो महिला के लिए या उसके बच्चे के लिए खतरा हो, प्राणघात हो, वही जो है उच्च जोखिम वाली कहलाती है। बातें को समझ गए। अब वह कौन कौन से सिचुएशन अवस्था है जहाँ पे हाई रिस्क का समस्या बनता है, तो चलिए हम बताते हैं। इस समूह में जो होता है, जैसे माँ की आयु 17 वर्ष से कम, अगर प्रेगनेंसी 17 वर्ष से कम उम्र के महिला में है तो यह हाई रिस्क के अंदर में आएगा। ऐसे सिचुएशन में यह हाई रिस्क का प्रेगनेंसी बन सकता है, ठीक है। 30 वर्ष से अधिक की प्रथम गर्भा, एल्डरली प्राइमेरी वृद्धा, कोई महिला है 30 वर्ष से ज़्यादा की एज में प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में भी ये जो है आपके हाई रिस्क के अंदर आता है। ये सिचुएशन भी हाई रिस्क का बन सकता है। तो ज़्यादा कम एज में भी और 30 से ज़्यादा भी हाई रिस्क के अंदर रहता है, समझ गए। ऐसे में दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। माल प्रेजेंटेशन, मान गए गर्भवती है महिला लेकिन उसके बच्चा का जो पोजीशन है वह माल पोजीशन है, माल प्रेजेंटेशन है, मतलब कुप्रस्तुति है। जो प्रस्तुति होनी चाहिए वह सही नहीं है, ठीक है ना। जो सर नीचे होना चाहिए, हो सकता है उसका सर जो है ऊपर की तरफ हो, ठीक है, या तिरछा हो, या मतलब कुछ भी गड़बड़ पोजीशन हो, तो ये माल पोजीशन होता है, समझ गए। ये भी हाई रिस्क में आता है, इसमें भी कठिनाई होती है प्रेगनेंसी में। प्री एक्लेम्सिया भी हाई रिस्क के अंदर आता है, जिसमें मैंने बताया आपको कि प्री एक्लेम्सिया एक सिचुएशन है जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को जो है हाइपरटेंशन की समस्या होती है, यूरिन में प्रोटीन आता है, यूरिन आउटपुट कम होता है, एडिमा सूजन होता है हाथ पैरों फेस में, और ये जो है प्री एक्लेम्सिया होता है, ठीक है। ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। प्रसव से पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना भी हाई रिस्क के अंदर आता है, वो भी प्रसव से पहले। आगे है मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी, ठीक है ना, ट्रिपलेट, ठीक है ना, क्वाड्रेट, ये सब एक से जैसे ही ज़्यादा अगर गर्भ में बच्चे हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो यह सिचुएशन भी हाई रिस्क के अंदर आता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था की विषाक्तता, गर्भ अवस्था में कोई विषाक्तता, कोई टॉक्सिसिटी भी हाई प्रेगनेंसी के अंदर आता है, ठीक है। हाइड्रामेनियाज, ठीक है ना, हाइड्रामेनियाज, ठीक है। क्षय रोग, मधुमेह, हृदय रोग से पीड़ित महिला, वैसा महिला जो प्रेग्नेंट हो लेकिन उससे टीबी हो या डायबिटीज हो या हार्ट रोग से वह पीड़ित हो, तो यह भी हाई रिस्क के अंदर आता है, ओके। आगे है कम लंबाई वाली महिला, वैसी महिला जो काफ़ी कम लंबाई की हो, उससे भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के टाइम में दिक्कत होने की संभावना होती है, ये भी हाई रिस्क में रहता है। हिस्ट्री ऑफ एवर्सन, अगर मान गए पहले का ये जो इतिहास है प्रेग्नेंट वुमेन का, वह कहीं ना कहीं गर्भपात से जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्भपात जो है उससे कराया गया हो, या मतलब कुछ भी इस टाइप से जुड़ा हुआ हो, तो वैसे महिला जो गर्भपात से सामना पहले की है तो उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर रखा जाता है और वो सिचुएशन उसका बनता है, ठीक है। खराब प्रस्तुति इतिहास, बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, वैसी महिला जिसका पहले का जो इतिहास है वो काफ़ी बैड है, काफ़ी ख़राब है उसका पहले का प्रस्तुति का अनुभव, तो वैसे महिला का भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सिचुएशन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे पिछला शिशु जन्म सिजेरियन सेक्शन, पिछला जो हुआ है शिशु का जन्म या तो सिजेरियन सेक्शन चीरा के द्वारा हुआ है या फॉरसेप्स डिलीवरी के द्वारा हुआ है, चिमटी प्रसव के द्वारा, तो ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है। तो इस प्रकार से ये मैंने 13 पॉइंट आपको 13 चीज़ें लिस्ट बता दिया जहाँ पे सिचुएशन जो है क्रिएट होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। ये सब सिचुएशन है, इन सब सिचुएशन में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा होता है, ठीक है ना। एक बार मैं और बता देता हूँ, जैसे 17 वर्ष से कम आयु की महिला, 30 वर्ष से अधिक की उम्र में प्रथम बार गर्भ रखना, कुप्रस्तुति, प्री एक्लेम्सिया, प्रसव से पहले रक्तस्राव होना, बहु गर्भ अवस्था का विषाक्तता, हाइड्रामेनियाज, क्षय रोग,
टीबी, वही मधुमेह, हृदय रोग से पीड़ित महिला, ये सबको आप चाहें तो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, मैं एक ही लाइन में लिख दिया हूँ। कम लंबाई की महिलाएं, गर्भपात का इतिहास, खराब प्रस्तुति इतिहास, एंड पिछला शिशु जो जन्म हुआ है वह कोई सिजेरियन के द्वारा हुआ हो या फॉरसेप्स डिलीवरी के द्वारा हुआ हो, तो वैसे महिलाओं को भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का सिचुएशन बनता है। तो इस प्रकार से मैंने लिस्ट बता दिया, आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इन सारे बहुत सारे सिजेरियन सेक्शन वगैरह हो गया, प्री एक्लेम्पसिया वगैरह हो गया, इन सब में आप नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़े हैं ना, उसी को जो है आप नर्सिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी का आप लिख दीजिएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर कोई महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी का हो तो उसका आप नर्सिंग केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये आप खुद समझिए, लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्रसव पश्चात रक्तस्राव यानी PPH, ठीक है, पोस्ट पार्टुम हेमरेज यानी प्रसव के बाद की रक्तस्राव। इसके प्रकार, इसके कारण, इसके प्रबंध, इसके नर्सिंग देखभाल यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। PPH प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी प्रसव के बाद रक्तस्राव, प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण, प्रसवोत्तर रक्तस्राव के प्रबंध, यानी कोई भी क्वेश्चन उसका कंप्लीट कारण, प्रकार, प्रबंध, नर्सिंग देखभाल सब कुछ पूछता है। तो आज भी हम लोग देखिए, एक होता है PPH और एक होता है APH। APH पर कम प्रश्न बनता है, यह प्रसव से पहले का रक्तस्राव है या प्रसव के बाद का रक्तस्राव है। ठीक है, तो PPH पर ज़्यादा संभावना है पूछने का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, शिशु जन्म के पश्चात माँ को 6 सप्ताह तक जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। यह रक्तस्राव सूतिका अवस्था में कभी भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ब्लीडिंग होता ही रहे, उसी को जो है हम लोग प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। नहीं, कंटिन्यू ब्लीडिंग होगा मतलब तो फिर तो समस्या ही है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो ये ब्लीडिंग कंटिन्यू नहीं होता है। मान गए जैसे बच्चा आज जन्म लिया, ठीक है, जन्म लेने के बाद से लेकर 6 सप्ताह तक, ठीक है, 6 सप्ताह तक समय तक कभी भी किसी भी दिन ब्लीडिंग जो होगा वह सारे ब्लीडिंग का जो होगा पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर ही आएगा। समझ गए ना चीज़ों को, चाहे वो 6 सप्ताह के अंदर 20 बार हो, 30 बार हो या 50 बार हो, वो सब जो है आपके PPH के अंदर ही आता है। ठीक है, वही कहता है शिशु जन्म के बाद, क्योंकि PPH है, नाम ही है PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी प्रसव पश्चात, यानी प्रसव के बाद रक्तस्राव। तो प्रसव के बाद मतलब शिशु जन्म के बाद, शिशु जन्म के बाद यानी पश्चात माँ को, एक महिला को ही होगा, 6 सप्ताह तक जनन मार्ग से, जनन मार्ग समझ रहे हैं, होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। यह रक्तस्राव सूतिका अवस्था समझ रहे हैं, सूतिका अवस्था में कभी भी हो सकता है। वही सूतिका अवस्था जो 6 सप्ताह, जन्म के बाद के 6 सप्ताह के समय को सूतिका अवस्था कहते हैं। इन सूतिका अवस्था में कभी भी ब्लीडिंग होगा तो वह PPH ही कहा जाएगा। ठीक है, PPH ही कहा जाएगा। ठीक है, प्रकार देखिए, इसके प्रकार भी पूछा गया है, प्रकार समझिए। मेनली यह 2 प्रकार के होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वह रक्तस्राव होता है जो प्रसव पूरा होने के 24 घंटे के अंदर हो। ठीक है, इसे अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी बच्चा जन्म ले लिया, ठीक है, यहाँ बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने से यहाँ तक 24 घंटा पूरी गया, तो इस बच्चे जन्म लेने के बाद से लेकर 24 घंटे के अंदर कभी भी ब्लीडिंग होगा तो वह प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज होगा। ठीक है, कभी भी, इसीलिए इसे अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं, क्योंकि यह जन्म के तुरंत बाद जो है 24 घंटे को तुरंत बाद ही माना जाता है, इसलिए इसे अर्ली कहा भी जाता है। ओके, एटोनिक गर्भाशय, चोट व दुर्घटना व रक्त अस्कंदन विकार इसके मुख्य कारण है। अब ये PPH होने के मुख्य कारण 24 घंटे के अंदर होने का एक कारण होगा कि ऐसे में होता यह है कि एटोनिक यूट्रस, ठीक है, या फिर चोट लगना या फिर ब्लड का क्लॉटिंग न होना इसका मुख्य कारण होता है, जिससे यह 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है एक कारण से। द्वितीयक होता है, सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी वाला में होता यह है कि इसे ट्रू PPH कहते हैं, मतलब इसे सही PPH कहते हैं। यह रक्तस्राव मतलब जो ब्लीडिंग है लेबर पूरा होने के 24 घंटे के बाद होता है। इसे विलंबित जन्मोपरांत सूतिका स्राव यानी डिले पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं। उसे अर्ली कहते हैं, इसे डिले कहते हैं। डिले इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बच्चे के जन्म के 24 घंटे के बाद होता है, इसीलिए इसे डिले कहते हैं। क्योंकि 24 घंटे रुक गया, बच्चा जन्म ले लिया, 24 घंटे ब्लीडिंग नहीं हुआ और 24 घंटे के बाद अगर ब्लीडिंग हुआ तो वह सेकेंडरी वाला में आ जाएगा। ठीक है, बच्चा जन्म लिया और जन्म के समय तो ब्लीडिंग होगा ही, लेकिन उसके बाद अगर 24 घंटे के अंदर में अगर ब्लीडिंग फिर से हुआ 24 घंटे के अंदर में, तो वह प्राइमरी वाला में यानी उससे अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। बातें को समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, ये जो आप ये वाला देखे हैं कारण में देखिए, प्रसव के पश्चात PPH होने के 3 कारण होते हैं। अब मैं आपको कारण बता रहा हूँ। कारण ये होगा
एटोनिक यूट्रस ऊपर में बता ही दिए। एटोनिक यूट्रस पीपीएच के लिए सबसे बड़ा कारण एटोनिक यूट्रस होता है, यानी मतलब प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण होता है वह अपना एटोनिक यूट्रस होता है। ठीक है, एटोनिक यूट्रस, इसमें यूट्रस की मायोमेट्रियम जो पेक्सी होती है वह शक्तिहीन अथवा तान्यता में कमी के कारण पेशिया में संकुचन सिंथलन नहीं हो पाता है। ठीक है, इस कारण से प्लेसेंटा के पृथक्करण वाले स्थान पर स्थित फटे हुए साइनस पर प्रभावी दबाव नहीं बन पाते हैं, जिस कारण से रक्त रुकता नहीं है और असाधारण रक्तस्राव होते रहता है। एटोनिक यूट्रस कहने का मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस मैं बता दूं, यूट्रस जो होता है आपको पता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, यूट्रस में प्लेसेंटा लगा होता है, इसी से नाभि नाल बच्चे को जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जन्म के बाद ये प्लेसेंटा जो है क्या होता है, यूट्रस के दीवार को छोड़ता है। तो जब यूट्रस को दीवार को छोड़ता है तो अपने साथ कुछ चीज़ें जो है यह खींच लेता है यूट्रस का, जिससे यूट्रस का दीवारें जो है कुछ चीज़ें खींचने के बाद जो है ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके बॉडी से कहीं से स्किन छिल जाए, कट जाए तो ब्लीडिंग होता है ना, उसी प्रकार से प्लेसेंटा अपने साथ यूट्रस के कुछ दीवार के भागों को खींच लेता है, निकल जाता है बाहर, तो ब्लीडिंग होने लगता है। अब चूँकि यूट्रस शक्तिहीन हो जाता है, ठीक है, बहुत दिनों से स्ट्रेच उसमें हो रहता है, फैलाव रहता है, जिसके कारण वो शक्तिहीन रहता है बेचारा यूट्रस। अब उससे धीरे धीरे अपने पावर में आने के लिए समय लगता है। अब जब तक वह पावर में आएगा तब तक तो ब्लीडिंग होता ही रहेगा, जब तक वो पावर में नहीं आएगा। तो वही कहता है कि इसमें संकुचन और पेशियों में जो शिथिलन होता है नहीं हो पाता है ठीक से। अब शिथिलन होगा तब तो ये जो जहाँ पे प्लेसेंटा छोड़ा है उसको दबाएगा, और दबाएगा तो ब्लीडिंग जो है कम जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा होने में जो है इसको समय लग जाता है। इस कारण से प्लेसेंटा जो पृथक्करण वाले स्थान होते हैं वहाँ से कुछ टिश्यू जो निकला हुआ होता है उस पर दबाव नहीं बना पाता है। ठीक है, यूट्रस का जो शक्ति है कमज़ोर हो जाता है, जिससे दबाव नहीं बना पाता है, और जब दबाव नहीं बनाएंगे तो ब्लीडिंग कैसे रोकेगा। नॉर्मली आपके हाथ कट जाते हैं, वहाँ पे प्रेस लगाते हैं, दबाव करते हैं, तब जाके वो ब्लीड बंद होता है। तो यूट्रस में तो कोई हाथ कोई पैर है नहीं कि वो दबाव करेगा। यूट्रस का अपना गुण है कंट्रैक्शन होने का, उसमें शिथिलन होने का। तो चूँकि उसमें शक्ति कमज़ोर हो जाता है, वह धीरे धीरे अपने शक्ति प्राप्त करता है। जब तक वह शक्ति नहीं प्राप्त करता है तब तक वह शिथिलन नहीं होता है और ब्लीडिंग जो है होता है। जब वह शिथिलन धीरे धीरे अपने मजबूती में करने लगता है तब जाके वह प्लेसेंटा जहाँ से निकला है उससे जगह को दबाता है, दबाव करता है, जिससे ब्लीडिंग धीरे धीरे बंद होता है। ठीक है, यही एटोनिक यूट्रस होता है। और यह जो है चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो आपका सेकेंडरी हो, यह काफ़ी जो है आपका रोल, सबसे बड़ा कारण एटोनिक यूट्रस ही होता है, यूट्रस का शक्तिहीन होना। ठीक है, चलिए अब इसके निम्न कारण हो सकते हैं। एटोनिक यूट्रस का भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे बहुप्रसरवा, मान गया ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट है, तो उसमें जो है यूट्रस का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा शक्तिहीन हो जाएगा, तो ये भी कारण है। लंबा प्रसव, लेबर बहुत लंबा चला है, उसमें भी समस्या ये हो सकता है। रिटेंड प्लेसेंटा, समझ गए, गर्भाशय कुप्रस्तुति हो गर्भाशय का, ठीक है ना, प्रसव के तृतीय अवस्था का कुप्रबंध, मतलब जो थर्ड लेबर स्टेज है उसका प्रबंध सही से नहीं हुआ है, गर्भाशय पर अत्यधिक तनाव पड़ना, ये सब कारण बनता है एटोनिक यूट्रस होने का। ठीक है, तो यूट्रस का एटोनिक होने का कारण होता है कि ब्लीडिंग जो है ज़्यादा होगा। दूसरा है चोट कारण, एटोनिक यूट्रस बता दिए। अब इसके आता है ट्रोमेटिक कॉज, स्त्री को चोट के कारण भी रक्तस्राव हो सकता है। प्रसव के समय, प्रसव के बाद जनन नालिका के चोट से रक्तस्राव हो सकता है, जैसे सिजेरियन ऑपरेशन, गर्भाशय क्षति के कारण, एपिजियोटोमी। मान गए अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सही से लेबर नहीं करवा रहे हैं, वहाँ पे महिला के जनन मार्ग में या जनन नालिका जो है उसमें अगर चोट लग जाए तो उसके कारण भी रक्तस्राव हो सकता है, या फिर सिजेरियन ऑपरेशन, ठीक है, गर्भाशय का क्षति होना, एपिजियोटोमी, इन सब कंडीशन में भी जो है ब्लीडिंग जो है आपके हो सकता है। ठीक है, इसलिए कभी भी सिजेरियन सेक्शन हो, ठीक है, एपिजियोटोमी हो तो उसको अच्छे से ध्यान देनी चाहिए। तीसरा होता है यहाँ पे रक्त का न जमना, ब्लड कोगुलोपैथी। ठीक है, कभी कभी रक्त जमने के कारण जो फाइब्रिनोजेन को माना जाता है स्कंदन, जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, उसकी कमी हो जाती है, जिस कारण से गर्भाशय में अपरा के स्थान पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और रक्तस्राव प्रसव के बाद जारी रहता है। तो ब्लड का न जमना, ब्लड कोगुलोपैथी बहुत बड़ा रीजन होता है। ठीक है, अब इसमें जो फाइब्रिनोजेन होता है इसकी कमी होता है, जैसे ही इसके कमी होगा तो जहाँ पे क्षतिग्रस्त ऊतक है प्लेसेंटा वाला जगह पर ब्लड क्लॉट नहीं होगा और वहाँ से ब्लीडिंग रेगुलर होता रहेगा। तो रक्त का न जमने वाला विकार भी एक समस्या कारण बनता है। ठीक है, पीपीएच का। अब इसका आप प्रबंध कैसे करेंगे, पीपीएच का प्रबंध कैसे करेंगे, अभी तक क्या जाने, पीपीएच क्या है, पीपीएच के प्रकार, पीपीएच के कारण, और अब हम इसके प्रबंध को जानेंगे। ठीक है, प्रबंध में यदि एटोनिक यूट्रस के कारण रक्तस्राव हो, वह आघात के लक्षण अगर मौजूद हो तो आघात का उपचार अवश्य करें। अगर मान गए महिला के एटोनिक यूट्रस के कारण ब्लीडिंग हो और शौक हो, मरीजा आघात लगे, तो आप सबसे पहले आघात का उपचार करें। ठीक है,
महिला को आईवी फ्लूइड देना चाहिए, ऑक्सीजन भी तुरंत देनी चाहिए। क्योंकि महिला का ब्लीडिंग ज़्यादा हो, शरीर से तरल की कमी होगी, तो उसके लिए आपको आईवी फ्लूइड देते रहना चाहिए और साथ में ऑक्सीजन भी देनी चाहिए, ठीक है। लार्ज बोर कैनुला के द्वारा रोगी को सीरिये मार्ग के द्वारा रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए। चूँकि ब्लड हेमरेज है, रक्तस्राव हो रहा है, तो ब्लड की कमी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करनी चाहिए, ये भी एक प्रबंध में आता है। आगे है 5 से 10 यूनिट ऑक्सीटोक्सिन IM इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाना चाहिए। साथ में 0.2 mg मेथर्जिन का इंजेक्शन देनी चाहिए। अब आपको बता दें कि आप तो सारा प्रबंध करेंगे ही, ठीक है, शॉक से बचाने के लिए, एटोनिक यूट्रस से बचाने के लिए वगैरह वगैरह सारा प्रबंध करेंगे। लेकिन ऑक्सीटोक्सिन जो ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, साथ में आपको 0.2 mg मेथर्जिन का भी इंजेक्शन देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भाशय में जगह जगह रक्त के थक्के बन जाते हैं, अतः गर्भाशय की हल्की मालिश करनी चाहिए ताकि संकुचन प्रारंभ हो सके। अब ब्लडिंग जहाँ से हो रहा है वहाँ पे क्लॉट नहीं बन रहा है, अब ब्लड आसपास जब जाएगा तो वहाँ पे बन सकता है यूट्रस में कहीं भी ब्लड का थक्का, तो उसके लिए आपको यूट्रस के आसपास के एरिया में मालिश करनी चाहिए ताकि जो यूट्रस का कंट्रैक्शन है वो प्रारंभ हो सके और ब्लड का जो कोगुलेशन हुआ है वह ख़त्म हो सके, ठीक है। अर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन देनी चाहिए, ठीक है, अर्गोमेट्रिन जो होता है इसका भी इंजेक्शन देनी चाहिए। अब मैं ये सीरियल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सीरियल जो है कोई खास नहीं है यहाँ पे, तो ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है। ये सीरियल कोई ज़रूरी की चीज़ नहीं, सीरियल बस अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है, ठीक है, कि कितना पॉइंट लिखे हैं। बाकी समझ लीजिए आप लोग खुद कि अगर ये सब चीज़ें जानकारी आपको है तो आप कहीं से भी कहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस जेन्युइन चीज़ें लिखना चाहिए, ठीक है। अब है ये हो गया, गर्भाशय की मालिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है अर्गोमेट्रिन देनी चाहिए, ये भी पता है आपको। महिला को संक्रमण ना हो इसके लिए प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक देनी चाहिए, क्योंकि हेमरेज के कंडीशन में हो सकता है उससे संक्रमण हो, तो इसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। महिला के वाइटल साइन को निरंतर चेक करते रहेंगे, ठीक है। महिला को शिशु को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग भी जरूरी होता है। आगे है, यदि रोगी की स्थिति स्थिर है व रक्तस्राव जारी है तो रोगी के गर्भाशय की जांच कर देखना चाहिए कि अपरा का कोई भाग शेष तो नहीं रह गया है। यदि ऐसा है तो मैन्युअली निकाला जा सकता है। कभी कभी होता यह है कि जैसे प्लेसेंटा जो यूट्रस के दीवार से जो अटैच था, निकलने में होता है कि कभी कभी आधा अधूरा प्लेसेंटा निकलता है और आधा अधूरा जो है यूट्रस के दीवार से ही या यूट्रस में ही रह जाता है, जिससे भी समस्या होती है, तो इसका जांच करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो जो बचा हुआ प्लेसेंटा है उसको मैन्युअली निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाई मैनुअल दबाव द्वारा गर्भाशय की एंटीरियर व पोस्टीरियर दीवार को दबाकर रक्तस्राव को रोका जा सकता है। मान गया यूट्रस अभी शक्तिहीन है, सही से वो अपने काम नहीं कर पा रहा है, अपने दबाव नहीं डाल रहा है प्लेसेंटा वाले जगह पर, तो आपको जो है बाई मैनुअल दबाव डालकर गर्भाशय के आगे और पीछे के दीवार को दबा कर रखने से भी ब्लीडिंग को आप रोक सकते हैं। क्योंकि उस पर दबाव पड़ना है, दबाव पड़ेगा ब्लीडिंग रुक जाएगा, तो वो दबाव डालना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, रोगी के उदर पर नाभि के स्थान से ऊपर बंद मुट्ठी के द्वारा एब्डोमिनल और रोटा को दबाते हैं ताकि रक्त की गर्भाशय आपूर्ति बाधित की जा सके। अब होता यह है कि जो रक्त की आपूर्ति यूट्रस को मिल रहा है वह एब्डोमिनल और रोटा से आता है, ठीक है। नाभि से जस्ट ऊपर बंद मुट्ठी के द्वारा दबाएंगे तो एब्डोमिनल और रोटा पर दबाव पड़ेगा, जिससे नीचे की तरफ जो ब्लड आ रहा है गर्भाशय को उसको आपूर्ति में बाधित होगी या कम होगी, तो ब्लीडिंग उससे यूट्रस से रुक सकता है। नेक्स्ट है, गर्भाशय के मुख को बंद करने के लिए गौज के टुकड़े यूट्रीन पैकिंग बनाकर गर्भाशय के मुख पर लगानी चाहिए। कभी कभी अगर ब्लीडिंग बंद ना हो तो आप गौज पैकिंग के द्वारा भी यूट्राइन पैक करके उसके गर्भाशय के मुख पर लगाकर भी आप उसके ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 14 है, गर्भाशय को रक्त आपूर्ति करने वाली जो यूट्राइन आर्टरीज है उसको बांध दिया जाता है, जिससे रक्त जाना बंद हो जाता है। कभी कभी होता है अगर ब्लीडिंग ना रुके, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए पेशेंट को, तो जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करने वाला आर्टरीज है इसको बांध दिया जाता है, जिससे ब्लड जो है सप्लाई आगे बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी उपाय अगर फेल हो जाए तो गर्भाशय को सर्जरी के द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है, जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहता है। पीपीएच के कंडीशन में अगर सारे उपाय करने के बाद भी ब्लीडिंग अगर बंद ना हो, मतलब यूट्रस में समस्या है, और उस कंडीशन में सर्जरी के द्वारा यूट्रस को निकाल दिया जाता है, और यूट्रस को सर्जरी के द्वारा निकालने की प्रक्रिया हिस्टेरेक्टोमी कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पीपीएच का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखिए, पीपीएच में मुख्यतः जो दिया जाने वाला इंजेक्शन है अर्गोमेट्रिन है, ठीक है, याद रखिएगा। उससे पहले ऑक्सीटोक्सिन दी जाती है, समझ गए, अर्गोमेट्रिन दी जाती है, इसमें मेथर्जिन भी दी जाती है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, आईवी फ्लूइड भी दिया जाता है, तो ये सारे चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि पीपीएच में क्या क्या दवाइयाँ क्या क्या इंजेक्शन दे सकते हैं। तो
ऑक्सीटॉक्सिन याद रखिए, मेथर्जिन याद रखिए, ठीक है, अर्गोमेट्रिन याद रखिए, ये सब जरूर याद रखिएगा, ये सब की पॉइंट है इसका। ओके, साथ में एंटीबायोटिक भी देते हैं, ये सब प्रबंधन में याद रखिएगा। बाकी चलिए, आज मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग खुद से कॉपी पर जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।